नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों के खिलाफ 9 महीने से आंदोलन पर बैठे किसानों ने सरकार से सीधी लड़ाई का फैसला कर लिया है। मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद किसानों ने अब करनाल में मोर्चा खोल दिया है। करनाल में एक तरफ किसान महापंचायत कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद किसान नेता महापंचायत में पहुंचे और महापंचायत के बाद किसानों ने भारी संख्या में मिनी सचिवालय की तरफ कूच किया। इस दौरान सड़कों पर किसानों का जनसैलाब दिखाई दिया। साथ ही किसानों ने इस बीच सामूहिक गिरफ्तारियां भी दी। उधर हमारे संवाददाता हर्ष गर्ग करनाल में ही मौजूद हैं और पल पल की तस्वीरें हमें भेज रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता हर्ष गर्ग ने गिरफ्तारी दे रहे किसानों से भी बातचीत की, जिसमें किसानों ने सरकार के खिलाफ खास गुस्सा किसानों में देखने को मिला। देखिए, किसानों द्वारा गिरफ्तारियां दी जा रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। अब किसानों द्वारा लगातार गिरफ्तारियां देनी जा रही हैं और लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं गिरफ्तारियां देने के लिए, और पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को बसों में भरा गया। देखिए, अब गिरफ्तारियां दे रहे हैं। प्रशासन से जो बातचीत भी देंगे, इस सरकार को झुकना पड़ेगा। कब तक? जब जब हमारा आंदोलन चलेगा। और ये कट्टर सरकार जितना जो हमारा जुल्म, हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रही है, हम आतंकवादी हैं। आपको लगता है कि गिरफ्तारियां देने से सरकार झुकेगी? सारा कुछ हो जाएगा। देखिए, तो किसान लगातार कह रहे हैं कि हम गिरफ्तारियां देंगे। देखिए, किसानों में जोश देख लीजिए आप। लगातार किसान हैं, गिरफ्तारियां स्वयं दे रहे हैं और लगातार गिरफ्तारियां देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किसानों से जानते हैं, भाई साहब क्या कहेंगे? आज गिरफ्तारियां दे रहे हैं, सरकार टस से मच नहीं हो रही। सरकार गरी हुई और नकम्मी सरकार है, इसे बेवकूफ सरकार एक नहीं है। हम अपनी गिरफ्तारी, पूरे देश की गिरफ्तारी है। आपको लगता है कि गिरफ्तारियां देने से आंदोलन वापिस होंगे? बिल्कुल, हमारा आंदोलन कामयाब रहेगा। हम किसी के साथ वो नहीं करेंगे। रवि आजाद जी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, आपको लगता है गिरफ्तारियों के बाद आंदोलन वापिस होंगे? जब भी सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। खट्टर सरकार चारी उपद्रव हुआ, आंदोलन कमजोर हो या मोर्चा लगे, लेकिन ना आंदोलन कमजोर होगा, ना करनाल लाठीचार्ज की मांगे पूरी हुए बिना ये आंदोलन समाप्त होगा। हमने गिरफ्तारी देने का सामूहिक रूप से फैसला किया इस तानाशाही और संविधान की हत्यारी सरकार के खिलाफ। जी रवि जी, देखिए, पुलिस प्रशासन मौके पर था, मूक दर्शक बना हुआ था, आपको कहीं नहीं रोका। अगर आप पुलिस प्रशासन आपको रोकता, आप रुकते? देखिए, ये हमने तय किया था, हम शांति व्यवस्था नहीं बिगाड़ेंगे, सरकार के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। जहां हमें रोकेंगे वहां रुकेंगे। देखिए, पुलिस ने तो आपको कहीं रोका नहीं। यहाँ रोका है, यहाँ नाका लगा के नमस्ते चौक पे रोका, तभी तो हम रुके हैं। नहीं, कितने गिरफ्तारियां देंगे? मेरा एक एक किसान और युवा साथी गिरफ्तारी देगा। एक एक मेरी माताएं बहनें गिरफ्तारियां देंगी। देखिए, अगर किसी तरह कोई उपद्रव होता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी सरकार की और प्रशासन की, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम शांति से चल रहे, शांति से पहले दिन से आंदोलन कर रहे। खट्टर सरकार और यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। देखिए, 5 लाख लोग हैं यहाँ पर, क्या सभी की आंदोलन गिरफ्तारियां संभव हो पाएगी? सबकी सामूहिक गिरफ्तारी देने का फैसला हुआ, एक एक किसान गिरफ्तारी देगा। देखिए, रवि आजाद जो कह रहे हैं कि सामूहिक गिरफ्तारी देने का फैसला हुआ है कि किसान गिरफ्तारी देगा। आप देख सकते हैं कि एक बार तस्वीरों के माध्यम से किसान स्वयं गिरफ्तारियां दे रहे हैं और गिरफ्तारियां देने के लिए आतुर हैं। और आप एक बार फिर इधर की तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। किसान नेता हमारे साथ हैं। और सर क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं आज के आंदोलन को? गिरफ्तारियां दे रहे हैं। आंदोलन गिरफ्तारी तो सरकार की, चाहे हमें लट खाने पड़े, गोली खानी पड़े, गिरफ्तारी क्या चीज है? अब सरकार के आदेश के गिरफ्तारी देने दे रहे हैं। आपको लगता है कि गिरफ्तारी देने से सरकार टस से मस होगी? सरकार बेसिक ना हो टस से मस, लेकिन हम तैयार है, गोली खाने के लिए भी तैयार है। आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? सरकार तो अपनी बात पर अड़िग है। जब तक अपनी मांगे नहीं मानती गवर्नमेंट, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, किसान थे जो कह रहे हैं कि जब तक सरकार आंदोलन वापिस नहीं लेगी और टच से मस नहीं होगी, हम लगातार आंदोलन जारी रखेंगे और विरोध करते रहेंगे। तो हमारे संवाददाता हर्ष गर्ग लगातार करनाल में चल रहे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पुरुष किसान के साथ साथ महिला किसानों की भी तादाद इसमें इस महापंचायत के दौरान भारी संख्या में देखने को मिली है। महिला किसान नेता से बात की है हमारे संवाददाता हर्ष गर्ग ने, वो भी आपको दिखाते हैं।
देखिए बेनतीजा बातचीत के बाद जो किसान थे आगे बढ़ रहे थे, पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें यहीं रोक लिया गया है, रस्सियां लगाई गई हैं और लगातार प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत चल रही है। लगातार भारी मात्रा में महिला किसान मौके पर मौजूद हैं और लगातार प्रशासन और किसानों के बीच एक बार फिर बातचीत का दौर चला है, लेकिन किसान है अपनी बात पर अड़े हुए हैं और मौके पर भारी पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स है, यहाँ पर एक महिला किसान है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। मैडम, लगातार आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अपनी बात पर अड़िग है, कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? अगर सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, वो घमंडी सरकार, लेकिन हम अपनी नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम कैसे तैयार हो जाएं? हम अपने खेत उद्योगपतियों के हाथों में कैसे जाने दें? हमने 600 कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। अगर इनको और कुर्बानी चाहिए, हम गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाएंगे। देखिए मैडम, यहीं पर लाठीचार्ज हुआ बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर, और आज सरकार से जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। कहां तक आप... ये घमंडी सरकार हो चुके हैं और लोकतंत्र का गला घोट दिया। लोकतंत्र तो खत्म हो गया, इस देश में लोकतंत्र नहीं रहा। जो तालिबान की बात करते हैं ना, तालिबान तो हमारे देश में बनाया हुआ इन्होंने। पत्रकार सच लिखते हैं, उनको तिहाड़ जेल में डालते हैं। किसान आवाज उठाते हैं, उनको आतंकवादी बुलाते हैं, खालिस्तानी बुलाते हैं, लाठियां बरसाते हैं। मैडम, लगातार जो सरकार के नेता हैं, मंत्री हैं, लगातार किसानों पर अभियान दे रहे हैं, कृषि कानूनों को जायज बता रहे हैं, क्या कहेंगे? उसमें कुछ भी जायज नहीं है। अगर भंडारण से रोक हटाइए तो पूंजीपतियों के लिए हटाइए, किसान भंडारण नहीं कर सकता। भंडारण से रोक हटाने का सीधा सीधा मतलब है काला बाजारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो आपका आंदोलन कब तक जारी रहेगा? सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए तो महिला किसान जो कर रही है, जब तक सरकार कानून वापस लेती है वह अपनी जिससे पीछे नहीं हटेंगे, लगातार सरकार का विरोध करेंगे। तो हलदरों की हुंकार क्या सुनेगी पुकार, और इसी पर चर्चा की शुरुआत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आज के जो मेहमान हैं उनसे आपको तारुफ करवा देते हैं। अशोक मलिक, किसान नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। कृष्ण ढुल, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। संजीव भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी स्वागत है। और रजवंत डहनवाल, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ेंगे। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल अशोक मलिक जी से। अशोक मलिक जी, आप लोग करनाल में महापंचायत को लेकर गए, आज महापंचायत भी की और प्रशासन से बात भी हुई। क्या बात हुई, क्यों बात नहीं बन पाई, जिसके चलते मिनी सचिवालय तक जाना पड़ा और अंत में गिरफ्तारी देने की नौबत तक आ गई? देखिए हसन जी, आज की जो पंचायत, ये आज पहले 30 तारीख को जो घरौंडा में पंचायत थी, 6 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि भाई जिस भी अधिकारी ने ये नियत थे किसानों पर जो लाठियां बरसाई हैं उनकी गिरफ्तारी करो, उन पे मुकदमे दर्ज करो, नहीं तो फिर 7 तारीख को जो है करनाल के अंदर फिर पंचायत होगी, ये हमारा किसान सम्मेलन होगा। तो ये पहले से ही था, लेकिन प्रशासन ने उस बात को नहीं माना। तो अब तो हद हो गई। इससे तो लगता है भाई खट्टर सरकार जो ये खट्टर मुख्यमंत्री ने ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये राज करने के काबिल नहीं है। क्योंकि जब प्रजा दुखी है और प्रजा पर इस तरह से बर्बरता की जाती है तो ऐसे राजा को राज करने का भी कोई अधिकार नहीं होता। इस आज भी देखिए किसानों की कितनी बुरी हालत, कितने किसान बात नहीं बनी। प्रशासन के क्या हाथ में, जब ऊपर से कोई होने होगा क्या कर सकते वो। लेकिन ये ऊपर वाले इस बीजेपी के तंत्र को सोचना होगा कि हरियाणा प्रदेश में अराजकता का माहौल है। जब तक सीएम खट्टर रहेगा इसी तरह लगता है हरियाणा में, क्योंकि ये बिल्कुल हठ धर्मिता पे आ चुका है। इसने किसी का कोई लेना देना नहीं, इसने किसी से कोई मतलब नहीं, सब कुछ खुला छोड़ा हुआ है। कोई प्रशासन किसी को कुछ करे इसने कोई मतलब नहीं है। तो जब और प्रदेशों के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं तो हरियाणा का क्यों नहीं बदला जा सकता, जो इतना ये घटिया सरकार हरियाणा की। और भी बहुत से नेता हैं जी, क्या बीजेपी के पास नेताओं का टोटा पड़ गया क्या? इसको बदले दूसरा भी बना सकते हैं मुख्यमंत्री, जो इतना ये इतनी अपनी जिद पड़ा हुआ है। तो आज के आपने लगता है कि लाखों की संख्या में जो किसान वहां पहुंचे हुए हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसी निकम्मी सरकार को रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। प्रजा के द्वारा सरकार चुनी जाती है, प्रजा ही नाराज है। तो इसको मैं तो कहूंगा, इसको तो अब से पहले हटा देना चाहिए था मुख्यमंत्री को। कृष्ण ढुल जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ भी बने हुए हैं।
सवाल यह है कि करनाल में जो अभी स्थिति है, जिस तरह से महापंचायत को लेकर किसान पहुंचे वहां भारी संख्या में, प्रशासन से बातचीत भी करने की कोशिश की गई, बातचीत भी हुई, लेकिन ये बातचीत सफल नहीं हुई और बाद में मिनी सचिवालय तक किसानों को आना पड़ा। आखिर ये बातचीत क्यों विफल हो गई? नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी लोगों को अपना आंदोलन करने का हक है, अधिकार है, वो हमने दिया भी हुआ है। पिछले 9 महीने से, चाहे वो केंद्र की सरकार के किसान के जो हमने कानून बनाए थे उसके विरोध में चल रही है, या चाहे जब कभी भी आंदोलनकारियों के माध्यम से कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, उसमें उन सबको जब कभी गिरफ्तार किया जाता है तो उनको छुड़वाने की बात है। जब कभी भी इस प्रकार की चीजें जो हैं वो लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी चीजों को हल करने का प्रयास सरकार का रहता है। और संवैधानिक दृष्टि से जो कभी भी जो कोई आंदोलन, जो कोई संगठन, जो कोई समूह होता है, अगर वो सरकार की नीति से किसी से खफा है, नाराज है, तो उसको अपना अधिकार करने, आंदोलन करने का अधिकार है। ये हमारे संविधान में उसकी इजाजत दी है। तो हमने तो किसी भी तरह से सरकार के द्वारा ना तो कभी किसी को प्रताड़ित किया गया, ना ही कभी किसी को इस प्रकार से प्रयास किया गया कि आंदोलन को कुचला जाए या दमन किया जाए। इस प्रकार की दमनकारी नीति तो आज तक ही नहीं रही है, चाहे वो 26 जनवरी की घटना हो और चाहे वो आज की घटना हो। लेकिन 28 अगस्त को ही, कृष्ण ढुल जी, 28 अगस्त को ही किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेके क्या कहेंगे? यही तो गुस्सा है किसानों का। वो कह रहे हैं कि जिस एसडीएम ने लाठी फोड़ने का आदेश दिया था, सर फोड़ने का लाठी से, उस जो अधिकारी है उस पर कार्रवाई करें। यही तो मांग कर रहे थे जाके वो। और जो किसान एक जिसकी मौत हो गई लाठीचार्ज के बाद, उसको लेके वो मुआवजे की मांग कर रहे थे, नौकरी की मांग कर रहे थे, 25 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। सरकार अगर इसको मान लेती, प्रशासन मान लेता, तो आज ये स्थिति वहां नहीं होती। 5 जिले में इंटरनेट नहीं बंद करना होता। सिर्फ किसान इससे प्रभावित नहीं है सर, आम आदमी भी प्रभावित है। अगर लोग सड़कों पर उतरेंगे, किसान सड़कों पर उतरेंगे, तो आम आदमी को कितना परेशानी झेलना पड़ेगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। निश्चित तौर पर मैंने तो ये मना ही नहीं किया है, और हमने ये कहा कि उस अधिकारी को कभी भी कहीं भी बचाया नहीं गया है। उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कर दी गई है, उसको वहां से बदल दिया गया है। अब किसान कह रहे हैं कि जी उसके ऊपर 302 की लगाइए। सस्पेंड करने की भी मांग कर रहे हैं। नहीं, सस्पेंड भी देखिए क्या होता है, शायद आंदोलन और संगठनकारियों को ये नहीं पता कि यूपीएससी के माध्यम से आईएएस चुन के आते हैं। सरकार, केंद्र प्रदेश की सरकार आईएएस को नहीं सिलेक्ट करती है। उनका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से आया जाता है। लेकिन प्रदेश सरकार यूपीएससी को चिट्ठी लिख सकती है वापस बुलाने के लिए। नहीं, आप ये अब आप अगर किसी को ये कहेंगे, मान लीजिए आपके स्टूडियो के माध्यम से एक अधिकारी या एक कर्मचारी को गलत बयानबाजी कर देता, तो क्या उसको ये कह दिया जाएगा कि वो तत्काल लग जाए और उसके बयान को? लेकिन सर, आपने तो सुना ही होगा कि किस अंदाज में वो बात कर रहे थे। क्या एक एसडीएम को इस तरह से बात करना चाहिए? नहीं, अब उनका शब्दों का जो चयन था वो मैं मान सकता हूं गलत था, परंतु जो उसकी ड्यूटी बनती थी कि अगर आप ये देखेंगे कि 3 लेयर की सिक्योरिटी सीएम के लिए की जाती है, संवैधानिक दृष्टि से की जाती है। मुख्यमंत्री को व्यक्ति नहीं रहता है, वो स्टेट की प्रॉपर्टी होता है, और पूरी की पूरी प्रशासनिक अमले को मुख्यमंत्री की हिफाजत करने का अधिकार है। वो पहली बात तो वो बस्ताड़ा टोल पर ही उपस्थित नहीं थे। उनकी कैथल की साइड से जो ड्यूटी लगी हुई थी वो 3 लेयर ड्यूटी का ड्यूटी मजिस्ट्रेट था। ठीक है। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी का दूरी थी जहां बैठक चल रही थी। ठीक है संजीव जी, उस शब्दों के चयन को ठीक है कृष्ण जी, ठीक है शब्दों का चयन निश्चित तौर पर अधिकारी का गलत ठीक है। है। संजीव भारद्वाज जी, प्रवक्ता कांग्रेस। अगर आप उसकी जिम्मेवारी को संजीव जी, तो उसने अपनी ड्यूटी ठीक है अच्छे से निभाने का कृष्ण जी, ठीक है संजीव जी। कृष्ण जी कह रहे हैं कि एसडीएम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, सिर्फ उसके जो शब्द थे उसका चयन उन्होंने गलत किया था और सरकार कार्रवाई कर दी है। क्या संतुष्ट है? खालिद जी, मुझे कृष्ण ढूल जी की कोई बात सुनाई नहीं दी, लेकिन मैं इस विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करते हुए और आपके जो श्रोता हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनको
ये बात कहना चाहूंगा कि अब तक आम पब्लिक को या किसानों को या बुद्धिजीवियों को ये समझ में नहीं आया कि एसडीएम साहब जब पहले से ही अपना मन बना चुके थे कि सिर फोड़ने हैं इनके, वो पहले से ही उनको इस बात की हिदायत दे रहे थे कि इनके सिर फोड़ने हैं। फिर दूसरी बात, बार बार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया में आके ये बात बोली कि जहां ये घटना हुई मारपीट की, वो उस सभा स्थल से 12 किलोमीटर दूर थी। मुझे ये बड़ी हैरानी हो रही है, मेरी पार्टी को भी हो रही है, हमारे अध्यक्षा जी, शैलजा जी और हुड्डा साहब, सबको ये हैरानी हो रही है कि अगर वो 12 किलोमीटर सभा से दूर बैठे थे तो एसडीएम साहब ने अपना मन वहां जाने से पहले ही क्लियर कर दिया, तो इसका मतलब उनको इंस्ट्रक्शन दी कि सिर फोड़ने आज। उस वक्त तो उन्होंने एट वंस, जो ऑर्डर होता है जब कोई घटना बहुत विकराल रूप ले लेती है उसके बाद एसडीएम के ऑर्डर होते हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है, पूरे देश को सुनाई जा रही है ये कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। क्या वो उस सभा स्थल से 12 किलोमीटर दूर जाने से पहले इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि सिर फोड़ने हैं इनके? तो वहां कौन सी झगड़ा हो रहा था जहां वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे? फिर ये कहते हैं हम पाक साफ हैं। दूसरी बात ये, हमारी पार्टी के नेताओं को, हमें ये लगता है कि जो ये सीएम साहब हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, ऐसा और इनका पूरा मंत्रिमंडल पूरा का पूरा ये महसूस करे हुए है कि ये प्रजातंत्र नहीं है, ये अपने आप ही तालिबानी हिसाब किताब से बने हैं। जब कभी भी कोई एजिटेशन होता है तो वो बगैर लोगों की आहुति लिए बगैर, प्राणों की आहुति लिए बगैर खत्म ही नहीं होता इनके राज में। जितने भी एजिटेशन हुए हैं उसमें प्राणों की आहुति आम पब्लिक को देनी पड़ी है। अब किसान रोज आहुति दे रहे हैं। 2 शब्द इनको उन्हीं की वोटों से बने हैं। ठीक है, 2 राजवंत जी कहने को ठीक है सर, नहीं है कि राजवंत जी, किसानों ने इस महापंचायत के लिए जब लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद ही ऐलान कर दिया था कि वो महापंचायत करनाल में बुलाएंगे, अगर जो उनकी मांग है वो अगर सरकार या प्रशासन नहीं मानता है तो। क्या किसानों के इस मांग को पहले ही मानकर इस मसले को हल नहीं करना चाहिए था? आज ये स्थिति नहीं पैदा होने देते कि 5 जिलों में इंटरनेट बंद। देखिए खाली जी एक चीज है, सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है। बिल्कुल। और किसान काफी लंबे समय से, लगभग 9 महीने उनके बीत चुके हैं, इतने लंबे समय से वो अपनी बातें रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार 22 जनवरी के बाद उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। एक फोन कॉल की दूरी का बहाना बनाकर सरकार 22 जनवरी से, सोच के देखे कितना लंबा समय हो गया, और वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं और सरकार उनसे बात नहीं कर रही। तो वो लोग लगातार किसी न किसी प्रकार से सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं और सरकार उनको तानाशाही रवैये से का काम कर रहे हैं। अगर जो लाठीचार्ज की बात करें तो लाठीचार्ज जो हुआ था, तो एक चीज है, किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी भारी फोर्स वहां पर भेजने का उनका औचित्य क्या है, मकसद क्या है, ये सरकार की मंशा जाहिर करती है कि वो लाठी के दम पर वो किसानों को और इस यहाँ से इसका जो आंदोलन है उस आंदोलन को कुचलना चाह रहे थे। और जिस प्रकार आयुष सिन्हा का जो स्टेटमेंट आया है, उससे बिल्कुल साफ हो गया कि सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को ये आदेश दिए हुए थे कि चाहे किसी का सर फोड़ो, किसी का हाथ तोड़ो, पैर तोड़ो, उनको रोकना है, इन आंदोलन को कुचलना है, उनके हौसले तोड़ने हैं उनके। लेकिन ये नहीं जानते कि किसानों के हौसले को तोड़ना नामुमकिन है। किसान ने एक ही चीज कही है, या तो वो मर जाएंगे या फिर कानून निरस्त हो जाएंगे। जब इतनी बात अगर कह चुके तो सरकार को उनके इस फैसले से डर जाना चाहिए, घबरा जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर जब किसान इतनी मजबूरी में इस आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो जबरदस्ती उनके ऊपर ये कृषि कानून थोप रहे हैं। मतलब जो किसान, जिस व्यक्ति के लिए कोई कानून बन रहे हैं और व्यक्ति कह रहे हैं कि हमारे लिए ये कानून नुकसानदायक है, उसके बावजूद सरकार कह रही है नहीं, हम आपको फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून दे रहे हैं। अशोक मलिक जी, सरकार की जो मंशा है वो अपने निजी जो पूंजीपति मित्रों को
और फायदा पहुंचाने के लिए कानून बना रहे हैं और किसानों को अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है अशोक मलिक जी, कितना इंतजार करेंगे आप लोग, कितना धैर्य दिखाएंगे, कब तक इंतजार करते रहेंगे? एक लंबा समय हो गया, 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, अब तो 10वां महीना लगने जा रहा है, 26 सितंबर को 10 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन सरकार बातचीत आप लोगों से कर ही नहीं रही है। 22 जनवरी के बाद कोई बातचीत ही नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, आप लोग भी कह रहे हैं बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक दोनों पक्ष एक टेबल पे नहीं आएगा समाधान कैसे होगा? देखिए संजीव, पहल तो सरकार नहीं करनी पड़ेगी। भाई किसान तो बैठा है बॉर्डर पे और दिल्ली की तरफ नजर गड़ाए बैठा है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नहीं उंगली दिल्ली की तरफ कहीं भी फोटो, तो अब किसान जो है खेत में भी और दिल्ली में भी दोनों जगह नजर लगाए हुए। दिल्ली से अगर कॉल आता है तो बातचीत के लिए भी किसान तैयार है। और रही बात ये जो धैर्य की, ये कितना लंबा इंतजार 10 महीने हो गए और भी कितना ही समय लगे। अब तो हर मौसम से किसान पार हो गया है, ये सोचे दे भाई चमासा होगा जब उठ जाएंगे, भाई बारिश में नहीं रुके, तो सारे सभी मौसम पार कर चुका है किसान और अपने पक्के जो है वहां हमने ठिकाने बना दिए हैं। अब चाहे कितना ही लंबा आंदोलन चले, किसान वहां से हटने वाला नहीं है, चाहे ये 2 साल चले, 3 साल चले, कितना भी लंबा चले, किसान हटने वाला नहीं है जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं। कृष्ण ढुल जी सुन रहे हैं आप, किसान नेता कह रहे हैं कि चाहे कितना भी वक्त लग जाए वो पीछे नहीं हटेंगे, तो आखिर ये कब तक इंतजार करना होगा इसको लेकर, इस समाधान को लेकर? कैसे कोई ना कोई तो इसका रास्ता निकलना चाहिए। देखिए अभी मैं संदीप जी की आवाज पहले मुझे आई नहीं थी, रजवंत जी ने कुछ बातें कही और अभी शायद दोबारा कौन बोल रहा था, शायद संदीप जी बोल रहे थे। अशोक मलिक जी। अशोक मलिक जी हाँ, किसान नेता। किसान नेता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले जो हम पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार जो है वो पहल नहीं कर रही है, 11 दौर की बातचीत के बाद तक एक ही निर्णय पर किसान आंदोलन जो है अड़े रहे कि अब ये कानून वापस करने पड़ेंगे। इस जिद के साथ किसान जो है आज वो आंदोलन कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के, देश के गृह मंत्री जी से लेकर के, देश के किसान को मंत्रालय को देखने वाले कृषि मंत्री जी नरेंद्र तोमर से लगातार बातचीतों के बाद उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया कि इन 3 कानूनों में अगर आप किसी भी प्रकार का कोई संशोधन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, वो लेकर के आ जाओ, हम इनको बदल देंगे। हम इनको समय पर हमने सस्पेंड करने का समय दे दिया कि भाई चलो अगर किसी को एतराज भी है तब तक तो हम इसको सस्पेंड कर देते हैं, कुछ समय के बाद लागू करेंगे। पहली बात तो ये है कि आज तक जनवरी से लेकर के अब तक, जनवरी से लेकर बीजेपी प्रवक्ता ये कैसे कह सकते हैं कि हमने इसको सस्पेंड किया है? हमने प्रस्ताव दिया था। आप सबसे पहले ये चीज बताएं, इससे पहले कोई ऐसा लंबा आंदोलन चला ही नहीं। जब मतलब किसी व्यक्ति को नुकसान ज्यादा हो रहा है तभी तो इतना लंबे आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत कानून बने हैं, संशोधन उसमें तब संभव होता है जब इतने लंबे कानून चल रहे हो। रजवंत डेहनवाल, प्रवक्ता इन्हें लो। किसान इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। सुन जाइए। अब आप अपनी बारी का इंतजार करिए, आप पे भी आऊंगा। मुझे असल में दिख नहीं रहा कौन कौन बोल रहे हैं, नहीं तो इनेले वालों के लिए तो सबसे बुरी स्थिति हो रखी है ना कि उनका 0/0 हो गया। एक ही उनका विधायक था, उन्होंने सोचा था कि किसान आंदोलन के नाम पर हम सारी बात जीरो की वो नहीं है, बात जीरो की नहीं है। मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास भले ही आंकड़े पूरे हो, लेकिन आपके पास जनमत नहीं है। वादा रखो, डेटा मार दिया था विधायक हो, सांसद हो, लेकिन आज जनता आपके साथ नहीं है, जनता आपके खिलाफ है। जनता की वोट आपने बरगला कर जिस प्रकार ले ली, लेकिन आप ये देखो, आप लोकसभा में अपने बहुमत को साबित कर सकते हो, लेकिन जनता के बीच में नहीं जा सकते। आप विधायक बन चुके हो, सांसद बन चुके हो, लेकिन आप जनता के बीच में डेहनवाल जी जरा धैर्य रखिए। पता लगेगा। डेहनवाल जी आपके पास आएंगे, जरा बात तो सुन लीजिए कृष्ण जी की। नवाज जी, आपको शायद ध्यान नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप एकदम बीच में बोल पड़े थे। आप किसानों की सिंपैथी लेने के बाद INLD सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी सभी टोलों पर जाते हैं जहां पर उनको ना माइक दिया जाता, ना उनको बोलने दिया जाता, उनको वो धोखा मारते हैं गुस्से में। तो आप तो छोड़ो इस बात में किसान की सिंपैथी की। तो दूसरी बात जो मैं रजवंत जी और
संदीप भी कह रहे थे, मैं इस खालिद तरह भाई के आरोप संजीव भारद्वाज आप जैसे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देते कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस के षड्यंत्र को आप बुजुर्ग व्यक्ति से जोड़ोगे, आपको ठीक है, शोभा नहीं देते। ठीक है सर, हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लगातार इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन साथ ही ये भी बताएंगे कि जब किसानों ने गिरफ्तारी दी उसके बाद क्या स्थिति रही। एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं हल्दरों की हुंकार की, जो उन्होंने करनाल में आज भरी है, और सारे मेहमान जो हैं हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव भारद्वाज कांग्रेस के प्रवक्ता भी लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन अगर बात करें तो जनवरी के बाद से किसानों के साथ सरकार की बातचीत ही नहीं हुई है, और ऐसे ही इंतजार पे इंतजार, पहले तारीख पे तारीख, अब इंतजार पे इंतजार। कब तक किसान ऐसे इंतजार करते रहेंगे? देखिए खालिद जी, मैं तो मोटे मोटे तौर पे आपको यही, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये टोटल सत्ता का फेलियर है कि जो जिस जनता की वजह से, जिस जनता के लिए ये सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, वो जनता इनके सामने सड़कों में अपने प्राणों की आहुति दे रही है। बजाय ये लोग सही ढंग से मना के, समझा के, अगर उनको कोई कानून नहीं चाहिए या उसमें कोई संशोधन करना है, ये बार बार इस बात की दुहाई देते हैं कि 11 बार बात की हमने, 11 बार बात की। अरे मैं ये आपके माध्यम से सत्तारूढ़ दल को ये बताना चाहूंगा, 11 बार क्या, चाहे 100 बार बात करनी पड़े, ये इनकी ड्यूटी है, ये इनका धर्म है कि जिन लोगों की वजह से और जिन लोगों के लिए सत्ता में बैठे हैं उनकी बातें बार बार सुने और उसका हल करें। बजाय इसके आज इनके पास ये जवाब नहीं है कि वो ऑफिसर वो ऑफिसर उस घटना के जगह पहुंचने से पहले ही अपना मन बना चुका था कि आज इनके सिर फोड़ने हैं। उसका जिम्मेवार कौन? और उसको मीडिया के माध्यम से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बचाने का, उसकी गलतियों पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। मैं ये मोटे मोटे तौर पे पूछूंगा कि जहां वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था वहां क्या झगड़ा हो रहा था? वो इंस्ट्रक्शन देने की इतनी जल्दी क्यों कर रहा था? समझ में नहीं आ रही, पहली बात। और सभा स्थल पे 12 किलोमीटर दूर गरीब उसको, किसानों को, वो तो बेचारे वैसे ही भूख से, डर से, दहशत से वैसे ही मर रहे हैं। 4-5 स्टेट में ये आंदोलन इफेक्ट कर रहा है लोगों को, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। कोई सरकार पानी पिला रही है, कोई सरकार रहने का इंतजाम कर रही है, सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा है। ये हरियाणा में ही क्यों बार बार लाठियां बरसाई जाती हैं, सिर फोड़ा जाता है? ठीक है, कृष्ण ढोल जी आपका जवाब दे रहे हैं। संजीव जी, कृष्ण जी आपका जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। इनको सोचना चाहिए, ठीक है, अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए, बोलिए कृष्ण जी। मैं संदीप जी की आवाज को ज्यादा सुन नहीं पाया, लेकिन मैं रघुवंश जी और संजीव जी ये कह रहे थे, सर संजीव जी कह रहे थे कि आखिर बार बार लाठी बरसाने जैसी नौबत हरियाणा में ही क्यों पैदा हो रही है? अरे भाई संजीव जी, तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, छाज तो बोले, छालनी भी क्या बोले, तुमने तो मानसा के ऊपर गोली चलवा दी थी, तुम तो किसान के हत्यारे हो। हमने तो आज तक ये प्रयास भी नहीं करा, और 9 महीने से ज्यादा आंदोलन चल रहा है। किस प्रकार से दिल्ली में पुलिस पिटी, किस प्रकार से तिरंगे का अपमान हुआ, किस प्रकार से, जितना सबर इस सरकार ने रखे इतना तो आज तक कभी किसी ने रखा नहीं। चाहे वो चौटाला साहब की सरकार हो, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा साहब की सरकार हो, ना लोग कादमा कांड में भूले हैं, ना लोग कंडेला कांड में भूले हैं। कैसी बात करते हैं ये लोग? और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, मेरे जो वर्तमान में जियो ना, अरे वर्तमान में याद तो दिला दो, मैं आपसे यही चीज पूछना चाह रहा हूँ। आपको याद भी तो दिलाना पड़ता है, आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। क्या था? अरे आप आज की बड़ी चीज बड़ी पे बात बताओ ना, करने वालों को जो लाठियां बताना बांधी चाहिए जा रही है, कि किसानों क्या का होता जो है। शोषण किया जा रहा है, तुम्हारी किसानों तो पर जो गोलियां चलाई जा रही है, उस पर जवाब दीजिए ना। शाहनवाज जी, गोलियां आज तक नहीं चली किसान पे कहीं भी। रजवंत डहनवाल जी हैं सर, आपके टाइम में गोलियां मरी चली है। मतलब आप सर, उनका नाम रजवंत डहनवाल है, नेलो प्रवक्ता है। किस चीज की बातें कर रहे हैं? ढूल साहब, आप एक चीज बताएं, जब आपकी सरकार लोकसभा में, मतलब
केंद्र में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में गठबंधन की आपकी सरकार है। इससे पहले आपके विधायक चुने गए, क्या आपके विधायक अपने हलके में जा सकते हैं? क्या आपके सांसद अपने हलके में जा सकते हैं? अगर वो जा सकते हैं तो हम उनको माने कि वो किसानों के बीच में भी जाए। अब वो ना तो किसानों के बीच में जा रहे, ना अपने हलकों में जा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म नहीं कर रखे कि वो उनके बीच में जाके कहीं बात करने लायक रहे। आज उन्होंने किसानों को, मतलब अन्नदाताओं को, उनको रजवंत गहनवाल है सर, चलाने का काम इन्हें किया लोग है, और ये प्रवक्ता सिर्फ हैं। सरकार के इशारे पर हो ठीक रहा है रजवंत जी, जरा जवाब ले लीजिए। हाँ रजवंत भाई, चलिए देखिए, मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि जितनी पेशेंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाई है, इतनी पेशेंस हरियाणा का ये इतिहास रहा है कि आज तक यहाँ कितने भी क्षेत्रीय दल की या राष्ट्रीय दलों की सरकारें रही हो, उनके मुख्यमंत्रियों ने कभी इतनी पेशेंस, इतना धैर्य नहीं दिखाया। पहली बात। दूसरी बात, आज तक 11 दौर की बात के बाद एक बार भी ना तो किसान आंदोलनों के माध्यम से इस काले कानूनों के बदलाव की, संशोधन की, कोई इसके ड्राफ्ट में चेंजिंग की बात आज तक सामने नहीं आई। सिर्फ एक ही चीज सामने आई है कि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये तो कोई तरीका ही नहीं है। एमएसपी भी मांग रहे हैं कृष्ण जी, एमएसपी भी मांग रहे हैं। अगर वो कानून अच्छे होते तो हम स्वीकार कर लेते, किसान स्वीकार कर लेते। सर, कानून वापसी के साथ साथ एमएसपी की गारंटी भी मांग रहे हैं कृष्ण जी। आप थोड़ी बताओगे, आपकी सलाह थोड़ी मांगी गई है कि भाई आप बताओगे कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। आपका तो काम ही विपक्ष का तो काम ही होता है। लोग किसान संगठनों से पूछते, मेरे बड़े भाई, किसान संगठनों से पूछते इस चीज के लिए। किसान संगठनों आपने तो उनको भी शामिल नहीं किया। बताया, जब देश में इतने किसान संगठन हैं, उनके लिए, किसानों के लिए अगर कोई कानून बन रहे तो क्या आपने उनको शामिल किया? आप पिछले दरवाजे से और कोरोना काल में ये कानून लेके आए, क्या ये किसान हितैषी कानून नहीं हो सकते? ठीक है, ना ही किसानों ने इन कानूनों की मांग की। डैनवाल जी और कृष्ण जी, ठीक है सर, ठीक है। संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं। डैनवाल जी, संजीव जी बोलिए। संजीव जी, मैं खालिद जी, बार बार जो आज का जो ये महापंचायत हुई, जो गिरफ्तारी दी, इस मुद्दे पे बार बार आना चाह रहा हूं। और हमारे आदरणीय भाई ढुल साहब बार बार इस मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उसको दोष उसका क्यों हटा दिया उस अफसर का, जो अफसर सोच के ये आया था कि सिर फोड़ना है। मेरे को सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि वो 1 घंटा पहले, घटना से पहले ये निर्देश दे रहा है कि सिर फोड़ना है, फिर वो कैसे दोषी नहीं है? बार बार इसको बहस को, इसको डिबेट को भटकाए ना। सिर्फ ये दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 12 किलोमीटर ऐसी क्या सीरियस बात हो रही थी? सड़कों पे 9 महीने से किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहा है। ऐसी क्या बात हो रही थी कि वहां आके लाठी बरसाई जा रही है? ये 2 क्वेश्चन आज की डिबेट का हिस्सा है। खालिद जी, और आपके इसी क्वेश्चन का जवाब पूछ के कृष्ण जी से ले लेते हैं। कृष्ण जी जवाब दीजिए। देखिए, संदीप जी ने कहा कि पिछले 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, तो 9 महीने से बस्ताड़ा टोल भी रुका हुआ है। ये तो है नहीं कि वो उस दिन क्या हुआ, उस दिन की घटना पर ना तो खाली जी आप ज्यादा चीजें बता रहे हो, ना ये किसान आंदोलन के, और ना ही राजनीति करने वाली पार्टियां। भाई, नेशनल हाईवे पर अगर 10 लेन 12 लेन का वो वहां टोल लगा हुआ है, 8 लेने बंद हैं, तो जो लोग आ जा रहे हैं आप उनको तो नहीं रोकोगे ना। आपको ये किसने अधिकार दिया कि भाई सारे के सारे लोग जो उस रोड पर चलेंगे सबको हम रोक देंगे? ये तो फिर इसका मतलब आम जनता के बाद ही आप खिलाफ हो। वो तो रोड पर चलने वाले तो सरकार के सर, लेकिन ये स्थिति पैदा क्यों हुई कृष्ण जी? ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि बार बार जो किसान है कभी सड़क जाम कर रहे हैं, कभी टोल जाम कर रहे हैं? आखिर स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। सर, 270 दिन हो गए आंदोलन पर बैठे हुए। जरा गिन के देखिए कि इस 270 दिनों में 600 से ज्यादा किसान मर गए। समाधान तो होना चाहिए ना। शहादत हो गई उनकी जान चली गई। समाधान के लिए तो सरकार ने मना ही नहीं किया ना। अब तो आप लोग ये कह रहे हो तो सर, टेबल पे तो आना होगा ना। लेने पड़ेंगे, आप तो ये कह रहे हो।
सर समाधान की बात ही नहीं अगर किसान ये बात कर रहा है, किसान अगर कह रहा है नहीं लेना है तो उसके साथ बैठिए ना। कानून वापस लेंगे। वो तो कह रहा है कि हम बैठ के कानून बनाते हैं दूसरा, तो आप बैठिए उसके कर दीजिए। तो मना ही नहीं किया। 11 दौर की बातचीत क्यों हुई थी? अगर हमने किसान की बात ही नहीं सुननी होती तो हमने 11 दौर की बातचीत क्यों करी? आप ये बताइए ना। निकला क्या उसमें से? कृष्ण जी उसमें से क्या निकला? 11 दौर की वार्ता हुई, प्रयास कैसे रहे? 15 मिनट में आके कह दिया कृषि मंत्री ने कि हमने आपको दे दिया बेस्ट विकल्प, अब आपको चाहिए तो आप बताइए, नहीं तो हमारे पास इससे बढ़िया विकल्प नहीं है। क्या ऐसा समाधान होगा? गृह मंत्री तक सबने ये कहा कि अगर कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है तो किए जा सकते हैं, पर कानून वापस नहीं होंगे, ये तो पहले ही बताया जा चुका है। सर सरकार कानून वापस नहीं करेगी, किसान पीछे नहीं हटेंगे। आपको तो पता है ना, सोनीपत और पानीपत इंडस्ट्रियल इलाका है, किसान बैठे हैं, वहां का जो लोग हैं उनका धंधा चौपट हो रहा है। इन सबको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या किसान बैठे रहेंगे तो वहां के लोग भुगतते रहेंगे? ये सरकार की जिम्मेवारी है, मैंने मना ही नहीं किया। फिर पर क्या आप ये मान लें, क्या आप खालिद जी इसका मतलब आप इस चीज के घनघोर समर्थक हैं कि इस कानून को तत्काल वापस ले लेना चाहिए? सर आज तक मैं सिर्फ लोगों की समस्या बता रहा हूं कि मैं दोनों लोगों की बता रहा हूं, किसान बैठे उनकी भी बात कर रहा हूं, और जो वहां स्थानीय लोग हैं जिसके घर के आगे धरना होता है ना सर, वो समझता है कि उसके आगे क्या हाल होगा उसके घर में। तो हम दोनों की बात कर रहे हैं, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए, अब खालिद जी अगर आपको ये एहसास है तो आप सुनिए, वहां के स्थानीय लोग गए हैं, स्थानीय गांव की पंचायतें गई हैं, उनको ये कहने के लिए कि भाई धरना यहाँ से उठा करके दूसरी जगह ले जाइए। ये किसान संगठन है कि आंदोलनकारी है कि क्या है? बलात्कार वहां हो चुका है, मर्डर वहां हो चुका है। कल पूनम पंडित की मुजफ्फरनगर की कितनी वीडियो वायरल हुई है कि उस लड़की के साथ वहां छेड़छाड़ की घटना होती है। डोल साहब, आज केवल किसानों की आज की जो महापंचायत है, अगर उस पर अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों की 3 दौर की बैठक हुई थी। ठीक है। और 3 दौर की बैठक में सिर्फ एक ही मांग की गई थी कि जो IAS अधिकारी है उसको सस्पेंड कर दिया जाए और उसकी जांच की जाए। लेकिन क्या उस पर सहमत हुए प्रशासनिक अधिकारी? वो उस पर भी नहीं सहमत हुए। सर आपने ये कहा किसान संगठनों ने कि उसके खिलाफ 302 का मुकदमा बनाओ। आपने ये कहा कि उसको तत्काल टर्मिनेट करो। सर लास्ट की जो मीटिंग थी उसमें यही बात हुई है। लास्ट का जो दौर तो सस्पेंड करके जांच कर लेते हैं ना सर। अगर इस तरह की स्थिति हो रही है, किसान नहीं मान रहे, ठीक है। क्या इसके अलावा अशोक जी, ठीक है सर डैनवाल जी, अशोक जी, क्या इसके अलावा कोई और विकल्प था ताकि इस समस्या का समाधान हो सकता? आज जो स्थिति पैदा हुई करनाल में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे वहां पर। देखो जी, समस्या का समाधान तो पहले बता सरकार ने करना, सरकार चाहती नहीं। समाधान हो जाता, समाधान होने में क्या दिक्कत है? ये भाई कह रहे हैं डोल साहब कानून वापस नहीं लेगी। हम MSP, अरे सुने एक मिनट, सुन भी, हम भी तेरी भी सुनी, हमारी भी सुनी एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री की भी हमने सुनी है, आपके भी सुनी है। किसान चाहता है कि भाई कानूनों में सुधार हो और MSP गारंटी हो, सरकार खरीदे या बाहर की मंडी खरीदे, वो कानून बना दो। ये की बात है, ये नहीं बनेगा चाहे कितना ही लंबा आंदोलन चले, किसान बैठा है। लेकिन आज वाली पंचायत की नौबत क्यों आई? 23 तारीख को जब गरौंडा में पंचायत हुई, कह दिया था कि भाई 6 तारीख तक सरकार इस पे जो है अपना फैसला ले। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि हरियाणा के लोग सुख शांति से रहें, ये भाईचारा बना रहे। इन्होंने तो भाईचारा खराब करके ये चाहते कि ऐसा ही माहौल रहेगा तो तीसरी बार भी तुम अपने सत्ता पे काबिज होगे। लेकिन भूल जाओ, पीछे कुछ माहौल और था, और आने वाले समय में आपको जो है ना 0/0, अगर ऐसा ही डोल साहब किसान को, सुनो एक मिनट, किसान को अगर परेशान किया, अरे वोट हमारी और राज तुम्हारा है, कब तक चलेगा? ये बताओ कब तक चलेगा? तुम्हारी क्या अभिप्राय है? अरे वोट हम डालने वाले, हमने भी बीजेपी को वोट दिया था। अरे हमने भी बीजेपी को वोट ये मान के दिया था कि भाई अच्छा काम करेंगे मोदी साहब, ये करेंगे। लेकिन ये किया, अगर सारा देश रोड पे, आप लोगों ने सब रोड पे उतार दिए, सब रोड पे उतार दिए आप लोगों ने। एक अधिकारी आपके काबू में नहीं है। बताओ पूरे देश को क्या संभालोगे आप लोग? सुनो, पूरी सरकार हमारी है, पूरे सरकार के अधिकारी हमारे हैं।
उस अधिकारी और आप तो पहले कह रहे थे, एक मिनट सुनो, आप कह रहे थे कि हमने अधिकार दिया हुआ। अरे संविधान अधिकार देता, आप कौन लोग होते हैं अधिकार देने वाले? हमारा लोकतंत्र में अधिकार है, संविधान अधिकार देता, आप लोग तो कुचलने का काम करते हैं। कितने ही कांड, पंचकुला कांड, कितने ही जाट आरक्षण के 232 आपने मरवाए, पंचकुला में 40-50 लोग आपने मरवाए। 2014 से आज तक कितनी आहुतियां दे चुके हैं आप, और कितनी और लोगे? शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को। इस खट्टर सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये खट्टर मुख्यमंत्री जब तक रहेगा इस प्रदेश में ऐसे ही जान आहुति लेते रहोगे आप लोग। वो कहते हैं पुराने में खप्पर नहीं भरे आपका अभी तक, वो खप्पर और भरवाना आपने, और आहुति मांगते हो आप लोग। ठीक है सर, बोलिए कृष्ण जी, बोलिए। ठीक है, हो गया सर, जवाब दीजिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो मेरे साथी भाई जोर जोर से बोल रहे थे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि सरकार संविधान के तरीके से चलती। पहले वाले लोग जो संविधान को नहीं मानते थे वो सीएम होने के बाद जेलों में गए। ये तो इतिहास ने जाहिर किया है, 10-10 साल की सजा काट के आए हैं। और अगला इससे पहले वाला सीएम था वो जेल में संविधान के अनुसार काम करती है। आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? संविधान में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर 24 घंटे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कभी नहीं। आप कैसी बातें करते हो? समझ में नहीं आता आपके। आप संविधान की कसमें खाते हो। हम उस पे नहीं जाते हैं ना, हम किस करनाल में पंचायत पर ही रहते हैं डायनवाल जी। लेकिन हमारे ढुल साहब एक सवाल और भी है। ढुल साहब अगर कानून को लेकर, ठीक है, आप हर पर मुसलमानों को और सर हमारा मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारा मुद्दा करनाल महापंचायत है। डायनवाल साहब आप दोनों लोग इस बात का ख्याल रखें कि हमें उसी पे रहना है। ठीक है डायनवाल साहब और ढुल साहब, आप लोग इसी मुद्दे पर आए जो पंचायत को लेकर हमारी बात हो रही है। अब मैं उसी मुद्दे पर। ठीक है सर, हमारा एक सवाल है ढुल साहब, सवाल यह है कि आप बार बार कह रहे हैं कि इससे सिर्फ कुछ किसानों को ही दिक्कत है। अब तो संघ के जो संगठन है, किसान संगठन, उन्होंने भी कल देश भर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर जो मांग हो रही है उसको सरकार को माननी चाहिए, छलावा हुआ है इस पर। देखिए मेरा ये कहना है, 11 दौर की बातचीत के बाद संविधान के कानून में जितने बदलाव की बात की गई थी उसको सरकार ने ये कहा सारे के सारे किसान संगठनों को 13 के 13 को कि भाई आप ऐसे करो, इसमें जो जो आपको बदलाव चाहिए वो लेकर के आओ। आज तक जनवरी से लेकर के आज तक जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं आपसे एक काल दूर हूं, वो काल आज तक क्यों नहीं आई? सर यही तो सोचने वाली बात है कि टोक्यो में टॉकिंग हो सकती है। सर टोक्यो में टॉकिंग हो सकती है, बॉर्डरों पर और करनाल के किसानों से कॉलिंग क्यों नहीं हो सकती? हो तो रही है। कहां हो रही है सर? एक कदम की दूरी, एक कॉल की दूरी आज तक पूरी नहीं हुई। जनवरी के बाद जोड़ लीजिए, सितंबर का महीना आ गया। खालिद भाई सुन जाओ, विधायक को, हमारे नेताओं को, हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता उनको, डिप्टी स्पीकर को गाड़ियां तोड़ रहे हैं, सर पर लाठियां मार रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, उसके बावजूद क्या सरकार ने एक भी लाठी चलाई? आप बता दो। लेकिन सर में देखिए आदमी तो ही मार दिया, एक भी लाठी चलाई नहीं, गलत कह रहे हो। कितनी लाठियां चलाई, कितने सर फोड़ दिए? पहले सबसे पहले कुछ। ठीक है ढुल साहब, आपको तो लगता है ना कि समस्या है। ठीक है ढुल साहब, आपको लगता है ना कि समस्या कई जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ये स्थिति पैदा ही क्यों हो रही है? इसको जड़ से ही क्यों नहीं खत्म करते? देखिए मैं बता रहा हूँ, पैदा इसलिए हो रही है कि जो राजनीतिक दल हैं, इस राजनीतिक दलों के लोग और कुछ आंदोलनकारियों के अंदर मिले हुए असामाजिक तत्व, जिनका मुख्य धारा ही, मुख्य ध्येय किसी न किसी रूप में प्रदेश में भाईचारा और सौहार्द के माहौल को बिगाड़ना है, उनके माध्यम से ये सारी चीजें सिरे नहीं चल रही। अच्छा डायनवाल साहब, तो क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है क्या इसको लेकर? आपके सीएम भी उनमें से एक हैं, आपके सीएम भी नहीं चाहते कि हरियाणा का माहौल ठीक हो। कृषि कानून बिल्कुल उसी का नतीजा है कि अब तेल जो है 200 रुपए लीटर पहुंच गया है। मतलब सरकार उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है कि उनमें घुस करके क्या किसान केवल कांग्रेस में ही है, क्या इनेलो में ही है, क्या बीजेपी में ही है? किसान हर दल में है, पार्टी में है। भारत एक किसान प्रधान, कृषि प्रधान देश है
हरियाणा में तो अर्थव्यवस्था हरियाणा की लगा लो, देश की लगा लो, किसान कृषि पर टिकी है। और कोरोना काल में कृषि ही एक ऐसी है जिसको जो मतलब सारे सब कुछ घाटे में चला गया, लेकिन कृषि की वजह से ही हमारी विकास दर वहां पे प्लस में आई। और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के किसान हैं या किसानों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब जिस प्रकार से ये किसानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है। किसान अपनी जेन्युइन मांग के लिए, जायज मांग के लिए वहां पर बैठे हैं और उन किसानों को ये पता है कि ये जो काले कानून है ये हमारे हित में है, ये हमारे लिए हितकारी नहीं है, इसलिए वो 9 महीने से ज्यादा समय हो गया उनको बैठते। अगर कहीं सरकार को ये लगता संजीव जी, है ठीक है ये कानून उनके संजीव जी, क्या लगता है आपको कि किसानों को कांग्रेस के किसान संज्ञा दिया जाए, इनेलो का किसान संज्ञा दिया जाए, क्या इससे समाधान होगा? क्या एक बार फिर बोलना खालिद जी? सवाल यह है कि जिस तरह से अभी ढूल साहब ने कहा कि वहां पे कुछ राजनीतिक लोग हैं और कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो मिलकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। अब ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो क्या इसका समाधान होगा, आपको लगता है, और आंदोलन भड़केगा? खालिद जी, मैं आपके माध्यम से अपने आदरणीय भाई ढूल साहब को बता दूं कि विपक्षी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे इनेलो है, चाहे कोई और पार्टी है, उसका धर्म है, यदि उसके प्रदेश के अंदर कोई भी वर्ग परेशान है और सड़कों पर अपनी आहुति दे रहा है, तो उसका धर्म है कि उनके साथ खड़ा होकर उनकी बात को कहे और उनकी बात के लिए आवाज उठाए। वो बात दूसरी है कि ये अपना फेलियर ये सिवाय डंडों की भाषा से समझाने के अलावा, लाठियां बरसाने के अलावा, इनके दिमाग में अपने आकाओं को, केंद्र में बैठे हुए आकाओं को खुश करने का कोई तरीका इनको नजर नहीं आ रहा, न ही इनके ऑफिसर्स को नजर आ रहा। सोची समझी साजिश के तहत, सोचे समझे ऑर्डर के तहत एक आदमी 12 किलोमीटर सभा से दूर लाठियां बरसा रहा है। पहले सोच के आया है, वो पहले अपने ऑफिस से सोच के आया कि आज मैंने सिर फोड़ना है, फिर भी वो बेगुनाह नहीं है। गरीब बेचारे मर रहे हैं, अन्नदाता मर रहे हैं। आम आदमी भी, अभी आम आदमी को कितना प्रभाव पड़ेगा? अभी तो ये कानून लागू नहीं हुए, जिस दिन ये लागू हो गए कोई भी मजदूर रोटी नहीं खा पाएगा। मैं आपके माध्यम से आज पूरे देश की जनता को आपके टीवी के माध्यम से बता देना चाहता हूं, आम आदमी किस तरह से भूखा मरेगा इन कानूनों के लागू होने पे। अभी ढूल साहब कहिए या सरकार में बैठे नेतागण कहिए, उनको कोई महसूस नहीं हो रही है बात। वन वे नहीं, जब स्टोर कर करके लोगों की संजीव जी प्लीज, हो गया कि भाई संजीव जी आपकी बात सुन ली, 500 रुपए की मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है। अशोक जी, अब आगे की रणनीति क्या होगी लास्ट कमेंट के तौर पे? देखिए, जो करनाल वाली समस्या, फिलहाल तो ताजा समस्या ये चल रही है, इस प्रकरण में जो है जिन अधिकारी जो दोषी हैं उन पे सरकार कार्रवाई करे। अगर सरकार के बस का नहीं है तो खट्टर सरकार इस्तीफा दे इस पे। अगर उसके बस का ही नहीं कुछ है तो ऊपर वाली केंद्र सरकार से भी अपील है कि ऐसी सरकार से इस्तीफा खट्टर साहब से लेना चाहिए जो अपने अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा सकता। ठीक है, डायनवाल साहब लास्ट कमेंट। देखिए, सबसे पहले सरकार को इस मामले को जो इतना लंबा चल रहा है इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। खत्म तब होगा जब सरकार अपने हठ धर्मिता को छोड़े। और किसानों की एक समस्या जो है, जब एक चीज कह रहे हैं कि किसान अड़ियल रवैये पे है, जब किसान कानून निरस्त कराने की बात कह रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि हम निरस्त ही नहीं करने चाहेंगे, उसके अमेंडमेंट की बात करें, तो दोनों इस चीज का बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को माननी चाहिए कि कानून उनके लिए बने हैं तो उनके हिसाब से काम करे, उनके हिसाब से बात करे और इन कानूनों को निरस्त करे। ठीक है, ताकि ये जो कंट्रोवर्सी है ये ज्यादा आगे तक ना जाए और जो नुकसान जनता को झेलना पड़े वो ना झेलना पड़े। को लेकर हठधर्मिता दिखा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा रही खालिद भाई। किसी भी रूप में सरकार जो है कोई हठधर्मिता नहीं दिखा रही। और अगर हठधर्मिता दिखाती तो हम उस अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट क्यों करते, उस अधिकारी का तबादला क्यों करते? तब जैसे मैंने कहा, विपक्ष तो कह रहा है तबादला नहीं, उसको प्रमोशन दिया गया है, भी कर दिया जाएगा। सुनिए ना, अभी जो देखिए किसान संगठनों ने ये कहा कि उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करो। ये तो गलत है ना, ये तो कोई तरह संगत बात ही नहीं है। जब उस अधिकारी का जवाब आ जाएगा तो चीफ सेक्रेटरी महोदय उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी उचित
वो करी जाएगी। कहाँ मना किया है किसी भी सरकार के अधिकारी ने? ना सीएम ने मना करा, ना डीसी ने मना करा, और चीफ सेक्रेटरी ने उसको लेटर जारी कर रखा है। तो अब बताओ ना, किसी अधिकारी को उसको समय भी तो दिया गया है कि भाई 10 बढ़ावा दे रहे हैं। तब तक सर ऐसा नहीं हो सकता था कि तब तक निलंबित करके मामले की जांच की जाए और फिर जब वो पाक साफ निकले तो बहाल कर दिया जाए, किसानों का गुस्सा भी शांत हो जाता। नहीं, मैंने ये कहा निश्चित तौर पर मैं किसी भी रूप में एसडीएम साहब की शब्दावली से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उनके शब्दों का चयन निश्चित तौर पर असंवैधानिक शब्दों का चयन था, लेकिन मैंने ये बताया आपको कि चूंकि वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से चुन करके आते हैं, उनको तत्काल बर्खास्त करना, तत्काल उनके विरुद्ध में कार्रवाई करना, ये संवैधानिक प्रक्रिया। ठीक है सर, ठीक है उनके शब्दों को ठीक है। आप तमाम गेस्ट सर, ठीक है, उसके विरुद्ध कार्रवाई। ठीक है सर, आप सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज करनाल में जो स्थिति देखने को मिली, महापंचायत का आयोजन किया गया, प्रदेश भर के किसान वहां पहुंचे, प्रशासन से बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत विफल हो गई। फिर किसान उसके बाद से निकल गए मिनी सचिवालय का घेराव करने के लिए, बाद में गिरफ्तारियां दी और उसके बाद उनकी रिहाई भी हो गई। लेकिन सवाल वही है कि अगर समाधान नहीं होगा तो हलदर और कितना इंतजार करेंगे। फिलहाल इतना ही, अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।